नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटनाचक्र पर। दोस्तों, घटनाचक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल से जुड़िए और मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आएँ तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है जो कि हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है, और चलिए लेते हैं आज का ये पहला प्रश्न। ब्रजबोली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? ब्रजबोली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? ऑप्शन है असमी, ब्रजभाषा, भोजपुरी या बंगला। तो ब्रजबोली जो रूप है वो बांग्ला भाषा का कृत्रिम रूप है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ब्रजबोली जो कि बांग्ला भाषा का कृत्रिम रूप है, जो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली ब्रज की देखा देखी विकसित शैली रही है। इसमें 15वीं और 16वीं सदी में गोविंद दास तथा ज्ञानदास आदि कवियों ने एवं आधुनिक काल में रविंद्रनाथ टैगोर ने कृष्ण भक्ति विषयक काव्य रचा। वस्तुतः कृष्ण भक्ति का संबंध ब्रज से होने के कारण इसे ब्रजबोली नाम दिया गया। ब्रजबोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बंगाली कवि ईश्वरदास गुप्त के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? पश्चिमी बोली के अंतर्गत आने वाली इसमें सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या पांगरू। तो यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है ब्रजभाषा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भले ही आपको खड़ी बोली ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन ब्रजभाषा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। ब्रज का पुराना अर्थ पशुओं या गौओं या चरागाह समूह से है। पशुपालन के प्राधान्य के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रजभाषा कहलाई। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रजभाषा का क्षेत्र देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आता है और वहीं हम गलत करके चले आते हैं। तो ब्रजभाषा का जो क्षेत्र है वो है आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों में ब्रजभाषा का साहित्य बहुत संपन्न है। हम देखते हैं कि भक्तिकालीन जो कवि होते थे वो उनकी भाषा ब्रजभाषा रही है, और ब्रजभाषा में आधुनिक काल में भी रचनाएं होती रहीं। भारतेंदु युग की बात करें तो भारतेंदु मंडल के जितने भी कवि थे लगभग सब ब्रजभाषा में ही कविताएं किए हैं। तो इसका साहित्य जो है, लोक साहित्य बहुत ही समृद्ध है। ब्रजभाषा का जो साहित्य है वो बहुत ही समृद्ध और संपन्न है। हिंदी भाषा के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रजभाषा में साहित्य रचना होती रही है। सूरदास, नंददास, रहीमदास, रसखान, बिहारी, देव, घनानंद, रत्नाकर आदि इसके प्रमुख कवि हैं। दो काल तो ब्रजभाषा के ही नाम रहे एक तरीके से। भक्तिकाल के कुछ कवि और फिर रीतिकालीन कवियों ने तो ब्रजभाषा में ही रचनाएं की हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ब्रजभाषा का साहित्य बहुत ही समृद्ध है। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है। इसका क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ी भाषा का जो क्षेत्र है वो है सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, कांकेर आदि। ये परीक्षा में पूछा जाता है और हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये अर्धमागधी अपभ्रंश से
निकली हुई ये भाषाएं हैं और इनकी जो उपबोलियां हैं या इसमें छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र जो दिया हुआ है वो एक बार फिर से ध्यान में रखिएगा। सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, कांकेर आदि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है। ऑप्शन है सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी ऊपर आपने देखा था जब हम ब्रजभाषा की बात कर रहे थे और ब्रजभाषा क्षेत्र की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि बरेली में भी ब्रजभाषा का प्रचलन है, इसलिए इसमें बरेली जो है वो खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है, ब्रजभाषा का क्षेत्र है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, ब्रजभाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत या किस अपभ्रंश से हुआ है? आपको बताना है कि ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन है मागधी, पैचासी, पैसाची, सौरसेनी, अर्धमागधी। तो आप जानते हैं कि ब्रजभाषा का विकास, ब्रजभाषा जो कि पश्चिमी हिंदी की भाषा है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और आप जानते हैं कि पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, इसलिए ब्रजभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से ही माना जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा इनमें से कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन है गुजराती, सिंधी, राजस्थानी या पश्चिमी हिंदी। तो आप जानते हैं कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी ये तीनों सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। सिंधी भाषा जो है वो ब्राचड़ अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। सिंधी भाषा का विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है, जबकि गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली बोलियों का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आपको बताना है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या ब्राचड़ अपभ्रंश। तो सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रजभाषा का विकास हुआ है, ये कई बार पूछा गया है और इस प्रश्न का राइट आंसर भी है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? आप जानते हैं कि आगरा, मथुरा ये सब आसपास के क्षेत्र हैं, तो आगरा किस बोली का क्षेत्र है? आपको सही उत्तर देना है। ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या छत्तीसगढ़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आगरा ब्रजभाषा का क्षेत्र है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा क्षेत्र ब्रजभाषा का नहीं है। ऑप्शन है धौलपुर, सरगुजा, मथुरा या आगरा। तो अभी मैं आपको जब छत्तीसगढ़ी बोली के बारे में बता रही थी, छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में बता रही थी, तो मैंने उसके क्षेत्र के बारे में बताते हुए आपको सरगुजा का नाम लिया था और ये छत्तीसगढ़ी भाषा का क्षेत्र है, ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। ब्रजभाषा का क्षेत्र इसमें से है आगरा, मथुरा और धौलपुर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? सरगुजा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है या पहाड़ी हिंदी है? तो ब्रजभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रजबुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? ये दोबारा आया है, दोबारा ये प्रश्न पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है। आपको बताना है कि ब्रजबुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है। ऑप्शन है असमी, ब्रजभाषा, भोजपुरी या बंगला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये बंगला भाषा का कृत्रिम रूप है।
और ब्रजबुली में किसने किसने रचनाएं की है? आधुनिक काल की हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी ब्रजबुली भाषा में रचना की है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। ब्रजबुली बंगला भाषा का कृत्रिम रूप है जो ब्रज भाषा की नकल पर बंगला भाषा की एक शैली के रूप में बंगाल तथा असम में प्रचलित हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से गढ़वाली की उपबोली है। इसमें से गढ़वाली भाषा की उपबोली कौन सी है? गढ़वाली आप जानते हैं कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है और इसमें आपको गढ़वाली की उपबोली बतानी है। ऑप्शन है खसपरजिया, पघाई, जोहारी या सलानी। तो इनमें से गढ़वाली बोली की जो उपबोली है वो है सलानी, ऑप्शन डी। सलानी गढ़वाली की उपबोली है। गढ़वाली और कुमायूनी मध्य पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं। पहाड़ी हिंदी को दो भागों में बांटा गया, पश्चिमी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी। पश्चिमी पहाड़ी के अंदर के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं वो हैं मंडियाली, सिरमौरी, चौपाली, जौनसारी, सिराजी। और मध्य पहाड़ी के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं उनको प्रमुख रूप से उन्हें दो भागों में पहले बांटा गया, कुमायूनी और गढ़वाली। और कुमायूनी बोली का जो के अंतर्गत जो बोलियां हैं वो हैं खसपरजिया, दानपुरिया, जोहारी और पघाई। और गढ़वाली बोली के अंतर्गत आने वाली, गढ़वाली भाषा के अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं वो हैं नगपुरिया, सलानी और टेहरी। तो ये था इसका वर्गीकरण गढ़वाली बोली का, और सलानी इसकी ही एक उपबोली है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ऑप्शन कथन 2 है, ब्रज भाषा में परुष वर्णों का अभाव है। तो इसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है। ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है, कहा जा सकता है, बिल्कुल आ जाती है। ब्रज भाषा में परुष मतलब कठोर, ब्रज भाषा में परुष वर्णों का अभाव है। ब्रज भाषा में कठोर वर्णों का अभाव है, एकदम सही। तो ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। इसमें इसको हम पूरे बल के साथ नहीं कह सकते हैं, ये आंशिक सही है। और ब्रज भाषा में परुष वर्णों का अभाव है, ये एकदम राइट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आंशिक सही। और ए जो है आंशिक सही है और दूसरा जो है वो सही है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। यह कथन केवल आंशिक रूप से सही माना जा सकता है क्योंकि अष्टछाप के कवियों और मीरा के अतिरिक्त जितने भी कवि हैं उनमें गीतात्मकता नहीं मिलती, क्योंकि ब्रजभाषा में परुष अर्थात कठोर रूखे वर्णों के स्थान पर सपाट और मिठास मिलती है, इसलिए कथन भी एकदम सही है। अगला प्रश्न है, खसखुरा और गुरखाली भाषा है कहाँ की? आपको बताना है। खसखुरा और गुरखाली भाषा है कहाँ की? ऑप्शन है नेपाल की राजभाषा, गढ़वाल की लोक भाषा, कुमायूं की साहित्यिक भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो ये कठिन प्रश्न है। खसखुरा या गुरखाली ये नेपाल की राजभाषा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेपाल की राजभाषा नेपाली को पर्वतिया, गुरखाली, खसखुरा आदि नामों से अभिहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, उकार बहुला बोली मानी जाती है, इनमें से कौन सी बोली ऐसी है जो उकार बहुला बोली मानी जाती है? ऑप्शन है अवधी, भोजपुरी, बघेली या छत्तीसगढ़ी। तो इसमें से जो उकार बहुला बोली मानी जाती है वो है अवधी भाषा। दोस्तों यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। कुछ विद्वान अवधी को उकार बहुला बोली मानते हैं, कुछ विद्वान इसे उदासीन आकार बहुला बोली मानते हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया था, इसलिए हम आयोग के प्रश्न के साथ में जाते हैं। उकार बहुला बोली अवधी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जहाँ पे एक पंक्ति दी गई है,
ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैन गए कुम्हलाई हो, गंगा यमुना बिच रेती परतु है, कैसे के रचौ बिहाय रे। उक्त गीत किस बोली का है? बियाह रे। अवधी, ब्रज, भोजपुरी या कन्नौजी? तो इसको जो अवधी क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि मैं अवधी क्षेत्र से हूँ इसलिए मुझे पता चल गया कि अवधी भाषा का यहाँ पे चयन किया गया है। ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैन गए कुम्हलाई हो, गंगा यमुना बिच रेती परतु है, कैसे के रचौ बियाह रे। ये गीत अवधी भाषा का है, अवधी बोली का है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह एक विवाह गीत है। अगला प्रश्न है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा या खड़ी बोली। तो ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रजभाषा। ऑप्शन ए। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रजभाषा से है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की थी। इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास, नायक बैजू बाबरा और गोपाल आदि प्रख्यात गायक ध्रुपद ही गाते थे। नाट्यशास्त्र के अनुसार वर्ण, अलंकार, गान क्रिया, यति, वाड़ी और लय आदि जहाँ ध्रुव रूप में परस्पर संबद्ध रहें, उन गीतों को ध्रुवा कहा गया है। शास्त्रीय संगीत के पद, ख्याल, ध्रुपद आदि का जन्म ब्रजभूमि में होने के कारण इन सब की भाषा ब्रज है। ध्रुपद का विषय समग्र रूप से ब्रज का रास ही है। तानसेन के नाम से संगीत सार और रागमाला, कृष्णलीला नामक ग्रंथ मिलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं आपको बताना है। ऑप्शन है 17, 25, 6 या 9। तो हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए 17। हिंदी के अंतर्गत 17 बोलियां हैं। वे हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। ये जो 5 बोलियां हैं ये पश्चिमी बोली की बोलियां हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। इसके बाद पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। इसके बाद पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। फिर बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं जिसको हम भोजपुरी, मगही और मैथिली के नाम से जानते हैं। तो पहले हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और उन उपभाषाओं के अंतर्गत 17 प्रकार की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन करिए। सही युग्म का चयन करना है। ऑप्शन ए है पश्चिमी हिंदी, जिसको हम खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली खड़ी बोली है। क्या ये सही है? ये ऑप्शन बिहारी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी आती है। क्या ये विकल्प सही है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली आती है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत बघेली आती है। इसमें आपको सही युग्म का चुनाव करना है। तो इसमें सही युग्म जो है वो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली या कौरवी आती है। केवल यही कथन सही है, बाकी सब गलत हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली युग्म सही है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियाँ हैं जो इस प्रकार से हैं: खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है भोजपुरी, मगही और मैथिली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तथा पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है कुमाऊनी और गढ़वाली तथा नेपाली बोलियां आती हैं।
अगला प्रश्न है खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है। ऑप्शन है अंतर्वेदी, प्राची, कौरवी या हरियाणवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है खड़ी बोली का एक अन्य नाम है कौरवी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणवी को हम बांगरू के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। तो खड़ी बोली और उपभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं, इसको हम कई बार लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी। हम क्वेश्चन को और जल्दी लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम जल्दी से प्रश्नों को पढ़ते हैं। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। ऑप्शन है अवधी, मगही, भोजपुरी या मैथिली। किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, तो वो है अवधी बोली, जिसका संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। ऑप्शन ए अवधी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। इनमें से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी या बघेली। तो इसमें जो भोजपुरी है वो बिहारी हिंदी की भाषा है। शेष अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली क्या है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली क्या है। ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की भाषा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है। ऑप्शन है बघेली, ब्रज, कन्नौजी या खड़ी बोली। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है वो है बघेली। बघेली आप जानते हैं कि ये पूर्वी हिंदी की भाषा है। ब्रज, कन्नौजी और खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी बोली है जो पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। ऑप्शन है अवधी, ब्रज, बुंदेली या कन्नौजी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए अवधी भाषा, जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।